So the mass was 1.67 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, जिसको किलोग्राम में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट व्हाट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर जो यहाँ से हमने ये रेज जो है हाइड्रोजन को लेकर के बनाए या डिस्कवर किए, जब अगर डिफरेंट गैसेस ली जाती हैं तो वहां पर हर बार चार्ज बाय मास रेशियो अलग आया, और चार्ज जो है वो भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम बेसिकली कोई मल्टीपल था, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 और एनी नंबर. ठीक है, तो जो मास है, जो मास और जो चार्ज हाइड्रोजन को लेके निकाला गया, उसको माना गया कि वो जो मास है और वो जो चार्ज है वो सबसे कम है. वो आइडेंटिफाई किया गया, अलग अलग गैसेस को चेंज करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया गया. तो ये बोला गया कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के अंदर लेके ये एनोड रेस की प्रोडक्शन करते हैं तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स मिलेंगे उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन. और इस तरीके से बच्चों डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की. ठीक है, प्रोटॉन्स को डिफाइन किया गया कि प्रोटॉन्स आर दोज फंडामेंटल पार्टिकल्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. और क्योंकि चार्ज इतना ही आ रहा है -19 कूलाम के अकॉर्डिंगली ही, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिलेटिवली -1 रखा गया, तो यहां से इस चार्ज को रखा गया +1. तो प्रोटॉन को फिर से डिफाइन करते हैं. प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज या +1 चार्ज. ठीक है, एंड हैज मास ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम का मास भी लगभग इतना ही है और प्रोटॉन का मास भी इतना ही आ रहा है कैलकुलेट करके जो निकाला गया. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई. इसी दौरान बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट्स हुए. रेडियो एक्टिविटी जो है उससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि अल्फा, बीटा, गामा अलग अलग तरह की रेज भी हो सकती हैं. जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि आपका रेडियम हो गया या यूरेनियम हो गया, ये अपने आप कुछ रेज अपने में से बाहर निकालते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं या तो वो अल्फा रेज होंगी, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना. अगर ये नहीं होता तो शायद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाती. तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स जो हैं, बेकरेल ने इसको आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट वन हु ऑब्जर्व दिस फिनोमिना इन 1896. और यही जो फिनोमिना था ये इसने आगे ले किया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को. तो खैर बेकरेल के बारे में जान लें पहले थोड़ा सा, रेडियो एक्टिविटी के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अ फिनोमिना इन विच देयर इज ऑटोमेटिकली एमिशन और ऑफ रेडिएशंस. ठीक है, जो हर एक पार्टिकल नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ पार्टिकल्स कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं बोल रही हूँ. यूरेनियम हो गया या रेडियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया. तो ऐसे कुछ हैं जिनमें से अपने आप स्पॉन्टेनियस एमिशन होते रहते हैं. अब जब इन एमिशंस को स्टडी किया गया, उनके चार्ज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, उनके मास को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, तो बेसिकली 3 तरह के एमिशंस मिले. अल्फा पार्टिकल्स जिनका चार्ज आइडेंटिफाई किया गया 2 पॉजिटिव. ठीक है, और जिनका मास आइडेंटिफाई किया गया अराउंड 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम. यानी कि ये अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं बल्कि कुछ हीलियम जैसा ही है, जिसमें 2 का चार्ज है. तो मैंने यहाँ 2 एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया है और 4 जो है वो इसका मास है. इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप अभी सीख भी लेंगे. तो अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम पार्टिकल्स के बराबर समझा गया. ठीक है, देन मास 4 टाइम्स लिखा है मैंने, तो ये 4u आप लिख सकते हो. 4u इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, राइट. इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स के अलावा मिले बीटा पार्टिकल्स जिनका चार्ज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन -1. ठीक है, और जिनका मास अगेन, जब मास को आइडेंटिफाई किया गया, देन मास इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल को जो ये सिंबल दिया गया है, बीटा पार्टिकल्स के लिए सिंबल चूज किया गया E0-1.
ठीक है। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो वी नो इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, लेकिन अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में वो काफी कम है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर या नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको जीरो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करके आपको बताया है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो ना तो वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ना नेगेटिव की तरफ, उनको नाम दिया गया गामा रेज। ठीक है। तो इस तरीके की ये जो 3 एमिशंस हैं बेसिकली ये आइडेंटिफाई किए गए बेकरल द्वारा इन थ्रू द रेडियो एक्टिव एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव फिनोमिना। अब यही जो रेडियो एक्टिविटी में से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल्स, इनमें से ही कुछ पार्टिकल्स को चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने यूज किया और कुछ लाइटर पार्टिकल्स जैसे बेरिलियम और बोरोन के साथ उन पार्टिकल्स को जब स्ट्राइक कराया तो वहां से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल के बाहर आए और उन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल से फिर डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। तो ये ऐसी चीजें सामने क्यों आई? ऐसा इसीलिए आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि जब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर कैलकुलेट करके या उसका मास देखा गया, तो जैसे सपोज किसी का मास आ गया 1 मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। और अगर ये माना गया कि जी सपोज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और कार्बन, तो कार्बन के लिए उसमें हम कहते हैं कि अगर उसमें 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 प्रोटॉन होंगे तो उनका मास इंटू 6 करके आ जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन मास जो है उसका माना जा रहा है 12U, तो ये जो है मास डबल क्यों आ रहा है? इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज का यानी जो एटॉमिक नंबर है और जो यानी चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन जितने उसमें प्रेजेंट हैं और जो मास है क्यों वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लीड की गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। ठीक है। और जो न्यूट्रॉन डिस्कवर किए गए थे ये डिस्कवर किए गए थे 1932 में, यानी 20th सेंचुरी के हाफ होने से कुछ टाइम पहले ही। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था लिख लेते हैं ज़रूर कि कुछ लाइटर एलिमेंट्स लिए गए जैसे बेरिलियम और बोरोन और उनको स्ट्राइक करवाया गया अल्फा पार्टिकल से स्पीडेडली, हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इट इज रिप्रेजेंटेड एज हीलियम-24। तो हीलियम-24 से जब इनको स्ट्राइक करवाया गया तो प्रोडक्ट्स बने। क्या प्रोडक्ट्स बने? बेरिलियम से बन गया कार्बन और बोरोन का बन गया नाइट्रोजन का एटम। ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ और पार्टिकल्स निकले जिन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे ना नेगेटिव फील्ड की तरफ, और इसलिए उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 था ही, लेकिन उसका जो मास रखा गया वो मास को माना गया कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं मेंशन कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी को मैं एक ही जगह एक ही साथ मेंशन कर रही हूँ। इनका जो चार्ज है वो -1 इलेक्ट्रॉन का मानते हैं, +1 प्रोटॉन के लिए, और न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। ठीक है। और अगर हम मास मेंशन करें तो अगर केजी में मेंशन कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन का 9.1 और डिजिट्स आप बढ़ाना चाहे तो 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसी तरह से प्रोटॉन का है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg और ये है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसी को ही एटॉमिक मास यूनिट्स की टर्म्स में लिखना चाहें तो यू की टर्म्स में, यानी तो ये क्या हो जाएगा 0.00054, बहुत ही कम मास है। ठीक है। 1.007 और ये है 1.008, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को लगभग सिमिलर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल एंड यू हैव टू प्रिपेयर पुट इट इन योर नोटबुक्स ऑल्सो। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सभी नोट करेंगे। ठीक है।
सो एवरीवन, ये बीच में मैंने ऐसी कुछ टर्म्स यूज़ की, जैसे मैंने एटॉमिक नंबर बताया आपको, एटॉमिक नंबर बोला, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसके मास से रिलेट किया। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रॉन के डिस्कवरी से पहले डिस्कस हुई थी, हुआ था बीच में 1913 में। एक साइंटिस्ट थे मोज़ले नाम के, उन्होंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये आइडेंटिफाई किया था कि जितना पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब न्यूक्लियस कहाँ से डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले थे जो उन साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल भी दिया था जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि कहाँ से आ गई ये चीज़ें, तो बेटा 1932 के बीच में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उन एक्सपेरिमेंट्स को भी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि ये हम सिर्फ डिस्कवरीज डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने तीनों डिस्कवरीज को एक साथ वाइंड अप किया है इन दिस वीडियो। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और आप इनके रिलेटिव मासेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट इज ऑलमोस्ट 1.1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सिंबल लिखते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो मैंने ई लिखा था वो मैंने चार्ज के लिए लिखा था, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज। ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ई विद अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर आप उसको बीटा पार्टिकल की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, -1 E0 ऐसे भी लिख सकते हो। प्रोटॉन्स जो है उनको पी से लिखा जाता है, और न्यूट्रॉन को लिखने के लिए हम एन यूज करते हैं। तो ई, पी और एन जो है, ई सिंपली भी लिखा जा सकता है, तो ई, पी और एन जो है ये सिंबल्स हम यूज करेंगे आगे कुछ और चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए। सो एवरीवन, ये जो था ये था अबाउट डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आई होप you have understood each and everything, and your doubts are always welcome. So keep learning. Thank you everyone. Have a nice day.